नमस्कार, द मीडिया वाले में आपका स्वागत है। मैं हूं जोनी त्यागी और आज हम जहां पर हैं ये है अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। आज़ादी के 75 सालों पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी अभी मैंने देखी। और अभी हमारे साथ हैं ICHR के डायरेक्टर ओम जी उपाध्याय। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रदर्शनी है इसके बारे में कुछ चीज़ें, इसका मकसद और किस तरीके से तैयार किया गया इतना सुंदर। जो अभी सुबह की खबर मुझे पता चला कि सारे जो भी सांसदगण हैं वो यहाँ पर आए और वो भी विज़िट करके गए। कल इस कार्यक्रम जो यहाँ पर हुआ इनॉग्रेशन का, उसमें खुद HRD मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी पहुँचे हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानते हैं बाकी ओम जी से। सबसे पहले सर, क्या है ये और क्यों? देखिए, आपने खुद ही कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम आज़ादी के 75वें वर्ष मना रहे हैं। वास्तव में पिछले वर्ष 2021 में 12 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में दांडी यात्रा की 91वीं वर्षगांठ पर एक आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। और उन्होंने मैं रेफ़र करना चाहूँगा कि यजुर्वेद के रुद्राध्याय का जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका एक हिस्सा बोला, मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जब मेरे जैसे बहुत साधारण से विद्यार्थी ने उस पर मंथन किया कि क्या इसके पीछे उनका अभिप्राय है, तो मुझे लगा कि हम मृत्यु से अमृतत्व की ओर बढ़ें। अब मैंने ये सोचना शुरू किया कि वो मृत्यु, वो दुख, वो विषाद है क्या जिससे हमें अमरता की ओर बढ़ना है, अमृतत्व की ओर बढ़ना है। और फिर मुझे लगा कि एक विद्यार्थी के रूप में मैंने जो भी भारतीय इतिहास का, खास करके अभी मैं केवल आधुनिक भारत के इतिहास की बात करूं, जो अध्ययन किया है, वो जो लेखन हुआ पूरा, वो एकांगी हुआ, असंतुलित हुआ। और उसमें ऐसा हुआ कि अगर आज़ादी की लड़ाई में कुछ 10 धाराएं काम कर रही थीं, तो किसी एक धारा को हमने पूरा स्थान दे दिया, बाकी 9 धाराएं कहीं ना कहीं हाशिए में चली गईं या सिमट गईं। उन 9 धाराओं से लोग, जिनका गजब का बलिदान है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए, उनकी कहानी देश के समक्ष नहीं थी। उनकी कहानी हमारा विद्यार्थी नहीं जानता, उनकी कहानी हमारी नई पीढ़ी नहीं जानती। वो जो ऊर्जा हमसे छूट रही थी, वो जो अमृत हमसे छूट रहा था, वो हम इस अमृत महोत्सव के माध्यम से लेके आएँ, उस अमृत को प्राप्त करें कि जो ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश के लिए, लेकिन उनको हम नहीं जानते, उनको हमारी पीढ़ी नहीं जानती, वो हमारे सामने आ सकें, ये लक्ष्य है। सर, आपने अपने जो बातचीत सामने शुरू की, तो आपने अपना जो उत्तर की शुरुआत की वो एक श्लोक से की। और जब भी मैं इन पैनल्स को देख रहा हूँ, कितने हैं ये आप मुझे बताएंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहला मैं इंट्रोडक्शन के बाद जो देखता हूँ तो भगवत गीता का नाम आता है। उधर चलें अगर आपकी परमिशन हो तो। इसका भगवत गीता से शुरू होके फिर मैं लास्ट का पैनल आपको देखता हूँ तो दिखता है कि पहला जो इंडिपेंडेंस डे है और जो विभाजन, हमारी आज़ादी और विभाजन। तो यहाँ से सर कुछ डिटेल में प्लीज़ बताएं। निश्चित रूप से देखिए, है क्या, जो पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो केवल इसलिए नहीं लड़ी गई कि हमें ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिटिकल पावर चाहिए था जी। मैं ये मानता हूँ एक इतिहास के साधारण से विद्यार्थी के रूप में कि हमारी आज़ादी की लड़ाई केवल राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण की लड़ाई नहीं थी जी। केवल जॉन की जगह पे रामकुमार बैठ जाएं, इसकी लड़ाई नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल। हम अपने स्व की लड़ाई लड़ रहे थे। हमसे जो छूट रहा था, हमसे जो छीना जा रहा था, हमें ये बताया जा रहा था, जो संस्कृति, जो सभ्यता दुनिया की सर्वोत्तम संस्कृति सभ्यता थी, उसको ये कहा जा रहा था कि आप जंगली लोग हो, आप बर्बर, क्रूर, जिसको शासन करना अपना नहीं आता, ऐसे लोग हो। हम लड़ाई उसकी लड़ रहे थे कि हम अपने स्व को स्थापित कर सकें। इसलिए जो आज़ादी के दीवाने अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, वो केवल पॉलिटिकल पावर के ट्रांसफ़र के लिए नहीं दे रहे थे, वो अपने स्व की स्थापना के लिए दे रहे थे, वो अपने स्वधर्म की लड़ाई लड़ रहे थे कि उनका धर्म पूरी निष्ठा, पूरे गौरव के साथ फिर से स्थापित हो, उनकी भाषा स्थापित हो, उनकी संस्कृति स्थापित हो, उनकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था, अपनी सामाजिक व्यवस्था, अपनी अर्थव्यवस्था जो उनकी है पहले से बेहतर रूप में स्थापित हो सके। तो ये स्व की लड़ाई थी। इसलिए जो पूरी लड़ाई जो ये लड़ी जा रही थी, उसकी जो वैचारिक खादपानी निकल के आ रही है, वो भगवत गीता जैसे ग्रंथों से निकल के आ रही है, जो पूरा सांस्कृतिक आधार बन रहा है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आधार इस पूरी लड़ाई का बन रहा है। मैं एक दो छोटे छोटे उदाहरण आपको दूं, जानी जी। जब बंकिम वंदे मातरम लिख रहे हैं, जी जी जी, कर तो ये देश की आराधना रहे हैं, बिल्कुल, सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम की आराधना कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं उसमें वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, तुम्ही दुर्गा दस प्रहरण धारिणी। माँ भारती यानी भारत माता और माँ दुर्गा एक हैं, ये बताने का वो प्रयास कर रहे हैं। यानी हमारा धर्म और हमारा राष्ट्र
एक हो जा रहा है, एक प्राण हो जा रहा है, एकाकार हो जा रहा है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो अलग विषय कि कुछ लोगों को अभी दिक्कत है उसे करने में, उसमें नहीं जाएंगे अभी। मैं कहता हूँ सर, मेरा एक सवाल ये है कि इस यात्रा को आप मुझे अगर थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि आप ही ने सब कुछ किया है, आप और आपकी टीम ने मिलकर, कल कार्यक्रम में भी आपकी बड़ी प्रशंसा उपराष्ट्रपति जी ने स्वयं की। तो इस यात्रा के बारे में मुझे थोड़ा सा आप बताएं। जी, मैंने आपसे, जैसा अभी ये बात हो रही थी कि भगवत गीता हमारा प्रेरणा स्रोत बन रहा है, एक बार उस पे जाना, उसी पे जाते हैं। जी जी जी। स्वामी विवेकानंद जी। उससे प्रेरणा ले रहे हैं जी। एनी बेसेंट उस पे काम कर रही हैं, तिलक गीता रहस्य लिख रहे हैं, लाला लाजपत राय उस पे काम कर रहे हैं, और सबका जैसे भगवत गीता में अन्याय का प्रतिकार करना सिखाया। जी। ये सिखाया कि न्याय की स्थापना होनी चाहिए, न्याय का प्रतिकार होना चाहिए, इसके लिए अगर अपनों से भी लोहा लेना पड़े तो लेना चाहिए, ये सिखाया। युद्धस्य विगतज्वरः, यही लाइन पंच लाइन बनती है पूरे क्रांतिवीरों की। मैं एक छोटी सी घटना और बताऊं जॉनी जी आपको। जी जी जी। गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना करने वाले भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, वो 20-21 वर्ष के युवा थे, कोलकाता में थे। वहाँ पे पहली बार जब उन्होंने गीता का प्रकाशन किया, बहुत अच्छी घटना है ये। 20-21 वर्ष का युवा क्या सोचता है, गीता का प्रकाशन कर रहा है, उस गीता को युद्धस्य विगतज्वरः यानी अन्याय का प्रतिकार करने के लिए किसी स्तर तक जाना है, इस संदेश के साथ क्रांतिकारियों में वितरित किया जाना है। उनके साथ बाबूराव विष्णुराव पराडकर जी थे, जो आज के संपादक बहुत लंबे समय तक रहे। वो दोनों मिलके गीता का प्रकाशन कर रहे हैं, और जब उसके मुख्य पृष्ठ को प्रकाशित करने की बात आती है, तो मुख्य पृष्ठ का निर्धारण कैसे होता है, उस पे महाभारत की कथा का कोई चित्र नहीं लिया जाता, उस पे किसी भी अपनी धार्मिक घटना का, धार्मिक कथा का कोई चित्र नहीं लिया जाता, उस पे चित्र लगाया जाता है खड्गधारिणी भारत माता का चित्र, गीता पर तलवार लिए हुए भारत माता का चित्र की आज ये सांस्कृतिक और वैचारिक आधार तय हो रहा है। दुर्गा माँ की बात करी और भारत माता की ये सांस्कृतिक और वैचारिक आधार तय हो रहा है। जब 3 दिन 3 रात स्वामी विवेकानंद जब कन्याकुमारी में ध्यान करके उठ रहे हैं, और उनसे ये पूछा जा रहा है कि इस ध्यान में आपने क्या देखा, तो कहते हैं मैंने देखा कि भारत माता और माँ जगदम्बा में कोई अंतर नहीं है। मैंने देखा कि दोनों की सेवा में कोई अंतर नहीं है। इस देश के शोषितों, पीड़ितों, दलितों की सेवा करना, भारत माता को दासता से मुक्त कराना, ये सबसे बड़ी धर्म की सेवा है इस समय। ये जो स्थिति बन रही है, ये पूरी वैचारिक आधार दे रही है, पूरा स्पिरिचुअल और कल्चरल रूट्स इससे निकल के आ रहे हैं आज़ादी की लड़ाई के। इसके बाद जी, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट की आपने बात करी, उधर ही थोड़ा धनराज रखते हैं। अभी आगे चलते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी की बात इस पे मुझे दिखती है, राम सिंह कुका। अभी मैं चर्चा कर रहा था किसी से, तो मुझे कि इसमें बहुत सारे अनसंग वॉरियर्स की बात हो रही है, जिनको लोग जानते भी नहीं हैं। ऐसा आपने एक संकलन तैयार किया है, मतलब ये कमाल है। तो अगले वाले पे अगर चले तो क्या उसके ये 2-3 तो एकदम 3 जो पैनल्स हैं शुरू के, माने हमारे कुल 43 पैनल हैं। बिल्कुल। पहला पैनल हमारा इंट्रोडक्शन का है, 3 पैनल्स हमारे वही स्पिरिचुअल और कल्चरल रूट्स को लेके हैं। इसके बाद हमने एक स्टैटिस्टिक्स दी है मार्टर्स की। बेसिकली ICHR ने 2009 से 2015 के बीच, 15-16 के बीच स्टैटिस्टिक्स मार्टर्स की जो हमने दी है, 1857 से लेके 1947 के बीच लगभग 13,000 बिल्कुल जो शहीद हुए, जो प्राइमरी सोर्सेज से मिला, वो ICHR ने उस पर एक डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स नीचे आपको दिख रहा होगा, 5 वॉल्यूम्स में 7 पुस्तकों में पूरे देश को कवर करते हुए एक डिक्शनरी बनाई। इसका हमने जिक्र किया है कि हमने 13,000 ऐसे शहीदों की नामावली या नामकोश डिक्शनरी एक तैयार की है, उनके ब्रीफ बायोग्राफी के साथ। और आपको आश्चर्य होगा कि इसमें इसको बहुत पसंद किया जा रहा है, बहुत इस पे लोग संवेदना अपनी व्यक्त कर रहे हैं। कल भी जिन लोगों ने देखा या आज भी जिन लोगों ने देखा कि 20 वर्ष से कम, हमने यद्यपि 160 नाम दिए हैं और ये कहा है कि भाई ये केवल इंडिकेटिव लिस्ट है, हम ये दावा नहीं करते कि हम देश भर के जो 20 वर्ष से कम शहीद हैं उनको हमने समाविष्ट कर लिया है। ऐसे हजारों हो सकते हैं। संवेदना का भी आपने जिक्र किया, संवेदना पे बहुत सारी बात है। मैं ये सवाल नहीं पूछना चाह रहा था एक्चुअली, बट संवेदना की बात आती है। कश्मीर फाइल्स एक फिल्म बनी है अभी, उस पर कोई लोग, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील हो रखे हैं, कुछ लोग दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। जब अभी उस पर आए अंतिम पैनल पे तब जी बिल्कुल ज़रूर। इसमें आपने कहा कि आपने संकलित किया 13,000 नाम, आपने इसमें बताया सब। ये 13,000 के 13,000 तो
ये तो उसमें से उस 13,000 में से जो 20 वर्ष से कम आयु के हुतात्मा हैं, जो शहीद हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनका एक संक्षिप्त सा परिचय हमने 160 उसमें से दिया है। जो सर अभी कब तक है ये प्रदर्शनी? ये प्रदर्शनी 3 अप्रैल की शाम तक चलेगी। 3 अप्रैल की शाम तक है। मैं अपने दर्शकों को भी बता देता हूँ सर, आगे चलते हैं कि आपके पास अभी मौका है तो वो आप ज़रूर करें। मैं इधर आ जाता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है असुविधा शायद उधर हो रही है। आगे चलते हैं। और ये उसी 20 वर्ष से कम आयु के जो हुतात्माएं हैं, जो शहीद हैं, जैसे बाजी राउत है, आप पढ़ें अगर ढेंकानाल का रहने वाला है, उड़ीसा के जी। और ये केवल उसमें से कुछ एक इंडिकेटिव 5, 6, 7 को हमने लिया है और उनकी संक्षिप्त कहानी दी है। कालीबाई का शौर्य, गजब का शौर्य है इनका, कि अपने किस तरीके से ब्रिटिशर्स से ये लोहा ले रहे हैं ये बच्चे, और किस तरह का भाव इनका है अपनी मातृभूमि को लेके, कि इन ब्रिटिशर्स को कैसे भगाना है, इनको कैसे दूर करना है। इतने छोटे छोटे बच्चों का ये डिपिक्ट कर रहा है। ये निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी को, बच्चों को बहुत अच्छा संकेत देने वाला है। इस मातृभूमि के प्रति उनका अनुराग, उनका प्यार बढ़ जाएगा अगर वो इससे गुजरेंगे, तो इसको देखेंगे। तो ये हमने जो पूरा जन प्रतिरोध हुआ उसकी एक ईयर वाइज 1757 से चूँकि हमने ये काम शुरू किया है, केवल 200 वर्ष अभी लिए हैं, इसमें 1760 से लेके और पूरा लेके आए हैं कि एक छोटा सा उनका अकाउंट दिया है कि ये हमारे मुख्य जन प्रतिरोध थे। उसी का थोड़ा 3-4 जो और जो पैनल्स हैं उस पर उसका थोड़ा डिटेल किया है। उसके बाद हम सीधे आए हैं अपने 1857 के महासमर पे, जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने तो ये प्रयास किया कि उसको सिपाही म्यूटनी कह के दबा दिया जाए, इसको उभरने ही ना दिया जाए। उनका जो पूरा इंटेलेक्ट था वो इसके लिए लगा हुआ था। 50 वर्ष तक यही चला कि वो केवल एक सिपाही विद्रोह था। भला हो वीर सावरकर का कि 24 वर्ष की आयु में वो इस पे एक पुस्तक लिखते हैं और इसके फैक्ट्स के साथ लंदन में बैठ के उनके आर्काइव्स को यूज़ करके वो एक ग्रंथ लिखते हैं और हम इसके असली स्वरूप को समझ पाते हैं और जान पाते हैं कि किस तरह का महासमर था, किस तरह का ये ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का संगठित प्रयास था। यद्यपि इसके पहले भी ये पहला नहीं था। भारत कभी सोया नहीं। भारत ने निश्चित रूप से झंझावात झेले, लेकिन भारत कभी सोया नहीं रहा। भारत ने हमेशा इस तरह की स्थितियों का जिस स्तर तक जाके वो प्रतिरोध कर सकता था उसने प्रतिरोध किया है, और इसी कारण दुनिया की बहुत सारी सभ्यताएं मर गई आज जॉनी जी। भारत आज भी सांस्कृतिक रूप से जीवंत है और शायद दुनिया का हम ये कह सकते हैं कि इकलौता सांस्कृतिक जीवंत राष्ट्र है भारत। ये स्थिति रही। और आगे चलते हैं तो 1879, लेकिन बीच में मेरा एक सवाल आता है कि अम्बेडकर अभी वीर सावरकर जी की बात हो रही थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है अभी, क्योंकि कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी एक वीर सावरकर के ऊपर फिल्म भी बन रही है, वीर सावरकर के नाम से ही। उस पर मैं आपको फिल्मों की आपसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि उपराष्ट्रपति जी का मैं कल भाषण सुन रहा था, मैंने HRD मिनिस्टर का भी भाषण सुना। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी उस तरीके से प्रस्तुत नहीं की गई हैं जिस तरीके से करनी चाहिए थी। उसमें भी बीच में आप जब बात बताएं तो उसका कुछ ज़रूर मुझे बताना। हाँ, मैंने तो ये कहा है आपसे बातचीत की शुरुआत में ही कहा कि अगर इसकी आज़ादी की लड़ाई की 10 धाराएं थीं, एक ही समय पे राजनीतिक आश्रितों का जो बहुत सारे शासक थे उनके आश्रितों का विद्रोह या जिसको कहें क्रांति चल रही थी, पीजेंट्स का मूवमेंट चल रहा था, ट्राइबल्स का मूवमेंट चल रहा था, क्रांतिकारी अपना आंदोलन बहुत मजबूती के साथ कर रहे थे, अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा काम कर रही थी। इस तरह से पूरे देश में जिस तरह से एकदम उद्वेलन की स्थिति थी, जिस तरह से जन प्रतिरोध की स्थिति थी, उसके स्थान पर एक धारा, बहुत हद तक मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है उसका अवदान कम नहीं है, उसके अवदान को, उसके कंट्रीब्यूशन को कम करके नहीं आंकना चाहिए, लेकिन इनकी कीमत पे केवल एक धारा हमें दिखे या हमारे विद्यार्थियों को उसके बारे में जानकारी हो, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए जिन लोगों का जिस तरह का कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह का अवदान है, जिस तरह का उनका त्याग और बलिदान है, उसके अनुपात में उनके विषय में जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ऐसे नामों की तो श्रृंखला ही समाप्त नहीं होगी, लेकिन ये हुआ कि कुछ नाम बहुत ठीक से उभारे गए और कुछ को बहुत बुरी तरह से दबाया गया।
हमारा प्रयास ये होगा कि जो उभरे हुए नाम हैं वो उभरे रहें, उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन जो दबे हुए थे उनको उभार के लाया जाए। और आपका जो विभाग है वो दिशा देता है लोगों को, और मुझे लगता है कि उस दिशा में काफ़ी काम अभी होने वाला है। जिस तरह की अभी चीज़ें चल रही हैं, इस 79 1900 की हम बात कर रहे थे शायद। जी, इसमें बहुत सारी सेक्रेट सोसाइटीज़ और बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां निकल के आ रही हैं। उसको हमने इसमें अनुशीलन समिति बन रही है, उसके क्या काम है, युगांतर पार्टी है, बांधव सम्मेलन है, इस तरह के जो यंग मेंस एसोसिएशन है, इसकी जो गतिविधियां थीं, बाघा जतिन जैसे लोग हैं इसमें, रास बिहारी बोस, इनको उभार के लाया जाए और इनके बारे में उसके बाद 1901 से 1912 के बीच जो क्रांतिकारी गतिविधियां चली हैं उन पे हमने कुछ पैनल्स बनाए हैं। मुझे लगता है कि 3 पैनल्स इसमें 1901 से 1912 के लिए है। बहुत ज़बरदस्त प्रतिरोध है। मैं इतिहास का विद्यार्थी भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जब एक एक पैनल देखता हूँ तो मुझे एक पैनल पे एक व्यक्ति ऐसा दिखता है जिसका नाम मैंने सुना होगा। जी, बाकी जो 4 और व्यक्ति होते हैं उनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। तो मेरे साथ अगर ये हो रहा है तो जन सामान्य के साथ, या फिर कहें कि जो आज की पीढ़ी है उसके साथ तो ऐसा ही हो रहा होगा शायद। हाँ, ऐसा लगता है कि अपने इतिहास के प्रति, और मुझे लगता है कि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भविष्य खतरे में पड़ने की संभावना होती है। आपने कल भी ये बात मंच से भी कही थी। जी, तो विद्यार्थियों को अपने को, क्योंकि वो हमें एक सीख देता है, वो हमें एक ऊर्जा देता है, वो हमें आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देता है, आगे का हमारा रास्ता तय करता है। इसलिए नई पीढ़ी को इतिहास का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, अपने गौरव का ज्ञान होना चाहिए। कुछ गलतियाँ हुई तो उनको भी समझना चाहिए कि इन गलतियों के ये परिणाम हमें भुगतने पड़े। है क्या कि हमारा अविच्छिन्न इतिहास है, कंटिन्यूअस हिस्ट्री है हमारे पास, और इसलिए उसमें बहुत सारे जो फेजेस हैं वो बहुत उन्नति के अवसर भी हैं, तो अवनति भी कभी हुई है, उनको समझना चाहिए। कितना बेहतरीन विषय आया है कि सामान्य जन सामान्य की मैं बात कर रहा था। गदर एक गूंज इस पैनल पे लिखा हुआ है। आज का जो युवा है वो गदर एक प्रेम कथा जानता है, गदर एक गूंज क्या है वो उसे शायद उससे परिचित नहीं है। आपने टाइटल दिया है या फिर पहले से है, मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं। टाइटल तो खैर गदर पार्टी बेसिकली 1913 में, और देश के बाहर, केवल देश में लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी, देश के बाहर भी बहुत सारे क्रांतिवीर देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसा ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो ब्रिटिश सेना में भारतीय थे उनको उकसाने का जो काम हुआ बहुत जगह से, उसमें ये कामागाटा मारू की घटना आती है, गदर पार्टी बनती है। वो जो पूरा संघर्ष हो रहा है उसको इस पे हमने डिपिक्ट करने का प्रयास किया है। जी, और जो गदर मूवमेंट, जो गदर पार्टी और गदर मूवमेंट है, गदर मूवमेंट के जो रिवोल्यूशनरीज हैं, जो क्रांतिवीर हैं, उनको इस पे डिपिक्ट किया है। जी, बिल्कुल। आगे चलते हैं तो अभी शादुनी का जिक्र, हाँ, विदेशों में जो पूरे विदेशों में जो क्रांति, जी, मैं यही कह रहा था कि वहाँ भी उसी तरह की लड़ाई बाहर से भी लड़ी जा रही थी, बल्कि विनायक दामोदर सावरकर वहाँ से लौटने के बाद, ऐसे तो उनमें उस क्रांतिवीर में क्रांति बीज थे पहले से, लेकिन इंडिया हाउस में जाके जिस तरह का उनका रूपांतरण हो रहा है और उसके बाद जिस तरह की गतिविधियाँ उनके साथ हो रही हैं वो सब आपके ध्यान में हैं। उधम सिंह हैं इस पे। और 1920 के दशक के बाद जब एक बार लगता है कि जो पॉलिटिकल मैंडिकेसी उभर के आती है कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति से हमको बहुत नहीं मिलने वाला है, और जो क्रांतिवीर निकल के उसके बाद आते हैं और जिस स्तर की क्रांति करते हैं वो डिपिक्ट किया है। फिर आगे इसमें राजनीतिक भिक्षावृत्ति की आपने बात की, उसे कैसे आप थोड़ा सा बताएं। बेसिकली पहले जब कांग्रेस बनती है तो उसने ये सोचा कि हम केवल पटिशन्स के माध्यम से कुछ ऐसे अर्जी और दस्तावेज़ और इस तरह की चीज़ें दे के उनसे मांग के धीरे धीरे हम आज़ादी की ओर बढ़ जाएंगे, लेकिन एक समय के बाद उसकी निस्सारता मालूम होने लगती है कि केवल इससे अंग्रेज यहाँ से छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, छीनना पड़ेगा। जी, यहाँ से उनसे छीन के ही लिया जा सकेगा, और ये बहुत बाद की स्थितियों में स्पष्ट है। आप कह रहे हैं कि 1920 के बाद जो है वो उस तरह की चीज़ें सामने आई। जी बिल्कुल, जो हमारा, और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इस पे तो हम पूरे हमारे जो चेयरमैन साहब हैं प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, उनके निर्देश पे हम पूरी हमारी टीम 15 अगस्त के आसपास इस साल रिवॉल्यूशनरीज़ पे बड़ा एक एग्जीबिशन और कुछ प्रकाशन लेके आने जा रही है, जो पूरे नैरेटिव की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
जिसमें हम रिवोल्यूशनरीज़ और हम चाहेंगे कि हमारी इच्छा है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करें, ऐसी हमारी इच्छा है। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया तो मैं बीच में शायद ये सवाल बाद में भूल ना जाऊं, ये प्रदर्शनी अभी यहाँ से शिफ्ट होकर फिर कहीं और भी इस तरह की कुछ चर्चा चल रही है? अभी तो हमने सोचा था प्राइमरी लेवल पे कि इसे हम देश के कुछ हिस्सों में, कुछ कोनों में ले जाएंगे, जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ ज़रूर लगाएंगे इसको। 7-8 जगह हमने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन आज सुबह जब हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने 1 घंटे के लगभग का वक्त यहाँ बिताया और पार्लियामेंटेरियंस के साथ उनकी जो बातचीत चल रही थी, उसके बाद उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिया कि ये देश के 100 स्थानों पर कम से कम लगनी चाहिए। इसके लिए किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सभी विद्यार्थियों को देखना चाहिए इसको। तो देश के 100 शहरों में इसको ले जाने की बात आज उन्होंने की और हमने उस पर यहाँ से जाते ही सुबह हमने एक मीटिंग की। फर्स्ट फेज के लिए 57 शहर आइडेंटिफाई भी कर लिए देश के हर प्रदेश का, और इस पे हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से पहुँचेंगे। ये सारी वही कहानी चल रही है। हाँ, बापू की तस्वीर आ जाती है फिर जी। इसके बाद जो गांधीवादी सत्याग्रह है हमारा, निश्चित रूप से 3 स्तरों पर असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो के स्तर पर जो गांधी जी का आंदोलन है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त सोचा समझा साइकोलॉजिकल ये तरह का आंदोलन था। मैं तो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए एक बड़ा सामान्य सा उदाहरण दिया करता था। मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊं कि कितना सोचा समझा, और कोई नहीं जानता था कि अगला फेज़ क्या होगा। कि जब हम किसी से नाराज़ होते हैं ना, तो हमारे भी यही 3 फेज़ होते हैं कि सबसे पहले हम उसका सहयोग करना बंद करते हैं। जब मैं अपने विद्यार्थियों से कहता था कि जब तुम किसी से नाराज़ होते हो तो उसे पेंसिल, कटर, पेन देना बंद कर देते हो, इसको असहयोग कहते हैं। उन्होंने पहले असहयोग कराया कि अब सहयोग नहीं करेंगे तुम्हारा, तुम हमारे ही दम पे शासन कर रहे हो, ये क्रमशः है। उसके बाद सविनय अवज्ञा, कि उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद कुछ कहता है तो हम मुंह फेर लेते हैं, है ना। हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, हम तुम्हारे स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, हम तुम्हारा बहिष्कार करेंगे, हम अवज्ञा करेंगे, तुम जो आदेश दोगे हम नहीं मानेंगे। और तीसरा आता है जब हमारा गुस्सा और बढ़ता है तो हम उसे डांट के भगाते हैं, कहें भाग जाओ, तो भारत छोड़ो, अब तुम भारत छोड़ो। तो मैं विद्यार्थियों को अपने बहुत सामान्य तरीके से समझाता था कि कितना साइकोलॉजिकल ये पूरा मूवमेंट था। तो ये मूवमेंट हमने डिपिक्ट किया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन दिखाया है। उसके बाद क्रमशः वही सारा आपने बताया, जो प्रिंसली स्टेट्स में जो देसी रियासतें थी। भाई ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। जो ब्रिटिश सत्ता थी उस एक क्षेत्र में थी, बाकी छोटी छोटी रियासतें थीं इस देश में, है ना। तो उन रियासतों में किस तरह से आंदोलन चल रहा है उस पे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अलग अलग एस्टेट लेवल पे भी, एस्टेट रियासतों के स्तर पे भी चल रहा था, उसमें किस तरह से आंदोलन चल रहा है उसको इस पे हमने डिपिक्ट किया है। वहाँ भी आंदोलन चल रहा था। फिर ये भारत छोड़ो आंदोलन को इस पे डिपिक्ट किया है, क्विट इंडिया मूवमेंट को। एक बार इसका लेना क्लोजअप। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी, रॉयल इंडियन नेवी, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, INA जब बनता है, ये पूरी अलग कथा है, बल्कि महागाथा है मैं कहूँगा इसको। सुभाष चंद्र बोस जी का जो पूरा जीवन है नेताजी का, वो जिसको कहते हैं कि क्रांति की महागाथा है, वीरता की, शौर्य की महागाथा है। 60,000 हमें बताया जाता है कि हमें बिना लड़ाई लड़े ये आज़ादी मिल गई। दुर्भाग्य से सच नहीं है। केवल 1857 में 4 लाख लोग शहीद होते हैं। 1857 में जब 20 करोड़ उस समय केवल जनसंख्या थी देश की, 4 लाख लोग मार दिए जाते हैं। दिल्ली की जनसंख्या उस समय 1,54,000 है, और आप इमेजिन करेंगे कि 27,000 लोग, 1,54,000 की जनसंख्या में 27,000 लोग पेड़ों पे टांग दिए गए हैं, मार दिए गए हैं, शहीद हो गए हैं। और हमें बताया जाता है कि बिना किसी इस तरह के, अभी आप जलियांवाला बाग देख रहे थे, मैं एक और चीज़ कहूँ आपसे, 60,000 की सेना बनाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के नाम पे, 26,000 लोगों की शहादत होती है उसमें। 26,000 की शहादत होती है, मामूली संख्या नहीं है साहब, ये बहुत बड़ी संख्या है। इसके बाद जब हम आएंगे, और ये अवदान है उनका आज़ादी की लड़ाई में। मैं एक और छोटी सी बात करूं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जो उस समय 1947 के समय, 54 में उनका भारत आगमन होता है। कोलकाता में एक जज हैं उस समय, उनको एडिशनल चार्ज वहाँ के गवर्नर का मिला हुआ है, उनके घर पे वो रुकते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप सब चीज़ें आपके पक्ष में उस समय जा रही थी, ऐसे समय आपने भारत छोड़ क्यों दिया, वो जज साहब पूछते हैं कि क्या कारण था। और जो उत्तर वो देते हैं वो ये देते हैं कि उसका कारण सुभाष चंद्र बोस थे। क्योंकि जिस आर्मी के
दम पे, जिसमें भारतीय ही थे, हम यहाँ पे अपनी सत्ता कर रहे थे, वो आर्मी उस बंदूक की जो का जो नाल है वो हमारी ओर मुड़ गया था। तो हम कब मार दिए जाएंगे हमें पता नहीं था। जो रॉयल इंडियन नेवी में जो पूरी जो एक तरह से विद्रोह होता है, जो उनका जो संघर्ष है, वो जब शुरू होता है तो जिस तरह का भय व्याप्त होता है उनमें, और वो कहीं ना कहीं उसके पूरे सूत्रधार नेताजी सुभाष, या ये कहें कि वो सुभाष ही कर सकते थे, सुभाष ही थे। सुभाष का विकल्प उसमें कहीं नहीं है। निश्चित रूप से जेलों में जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, देखिए इस पे भी मैं दो तरह की बातें आपसे कहूँगा। इस देश में कुछ जेलें ऐसी थीं जहाँ पर, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अब तो हमें ये फाइल्स में मिलता है कि जहाँ पे बहुत सुविधाजनक है उन जेलों में रहना। उन जेलों में जो लोग जाते हैं वो भी कहते हैं कि साहब हम तो यहाँ 3 साल हमने कारावास काटा, हमने 6 साल कारावास काटा, लेकिन फिर एक बात कर रहा हूँ कि जेल जो कंडीशंस हैं उनको देखिए ना एक बार, कि किस तरह के जेलों में किसको भेजा जा रहा है। ब्रिटिशर्स कितना इसमें द्वैत की स्थिति है उनके सामने, कि एक जेल ऐसी बनाते हैं जहाँ बैडमिंटन कोर्ट है, जहाँ आप बैडमिंटन खेल सकते हैं। एक जेल ऐसी बनाते हैं जहाँ आपको इलेक्ट्रिक सेवर, आप इमेजिन कीजिए 1940 के दशक में किसी कैदी के लिए इलेक्ट्रिक सेवर इंपोर्ट करके मंगाया जाता है, और वो भी कैदी हैं। एक जेल की कंडीशन ये है कि वहाँ बैडमिंटन खेला जा रहा है, वहाँ इलेक्ट्रिक सेवर मिल रही है दाढ़ी बनाने के लिए, कुछ विशेष लोगों को, मैं नाम नहीं ले रहा अभी। और एक जेल की दशा ऐसी है अंडमान की, लाहौर की, जहाँ पे जिस तरह की सज़ा दी जा रही है। अंडमान की जेल का जब जिक्र करते हैं सावरकर, और जिस तरह का जिक्र वो कर रहे हैं कि 30 पाउंड तेल निकालना होता था रोज़ बैल की तरह से चल के, और अगर जिस दिन उससे कम होता था कोड़े खाने पड़ते थे। जकड़ के उनको बांध के लटका दिया जाता था घंटों घंटों के लिए दीवार से। केवल 7 मिनट का समय दिया जाता था मलमूत्र त्याग करने के लिए। उसके बाद कमरे में ही मलमूत्र त्याग करना पड़ता था और उसी में सोना पड़ता था। एक बार उन त्रासद स्थितियों की बात करें। और जो लोग कहते हैं कि सावरकर की वीरता पे जो प्रश्न उठाते हैं, मैं तो कई बार खुलेआम कहता हूं कि ऐसे लोगों को सूची बना के केवल 2 दिन उन्हीं स्थितियों में रखना चाहिए। उसके बाद वो जीवन में कभी ये बात नहीं कह पाएंगे कि सावरकर वीर थे। प्रश्न ही नहीं उठा सकते वो। ये स्थितियाँ बनती हैं। तो इस तरह के जो जेल में जो टॉर्चर्स हैं, है ना, मांडले जेल की स्थिति आप देखें, मांडले जेल की स्थिति बता रहे हैं। लोहिया एक जगह लिख रहे हैं कि 15 दिन तक वो बुखार में थे, लेकिन बुखार में थे, पूरा शरीर उनका तप रहा था, उन्हें भोजन नहीं ठीक से मिलता था, 15 दिन तक उनका हाथ नहीं खोला जाता था, यहाँ तक कि शौच के लिए भी नहीं खोला जाता था, उनके हाथ जो जकड़े हुए थे। एक जेल की स्थितियाँ ये हैं। ये इन स्थितियों को देखिए सर, आपने अभी कहा, अभी शायद मैं कह रहा था कि वो सुभाष ही कर सकते हैं, या फिर कहें कि सावरकर जी ही वीर अगर सावरकर है तो उसके पीछे की कहानी अभी आपने सुनाई कि वीर सावरकर क्यों हो जाते हैं। अभी हम आ गए हैं आज़ादी के दिन पर या आज़ादी पर, और उसी के साथ साथ आपने ये भी जोड़ा कि तभी पार्टीशन हो जाता है हिंदुस्तान का। तो इसके बारे में कुछ बताएं। जी, आज़ादी हमें मिलती है इतने लंबे संघर्ष के बाद, 190 वर्ष के। अगर 1757 से हम देखें, कम से कम ब्रिटिशर्स को लेके, उसके पहले भी भारत संघर्षरत रहा। भारत कम से कम 700-800 साल ठीक से संघर्षरत रहा है। वीर सावरकर का जिक्र हम कर रहे थे कि क्या 2 बार एक ही सज़ा एक जीवन में। हाँ, 2 आजीवन कारावास, ये तो अद्भुत है। मतलब आपने याद दिलाया, आजीवन कारावास की 2 आजीवन कारावास की सज़ा उनको थी एक ही जीवन में, 50 साल। और बहुत अच्छा एक मैं घटना भी बताऊं, उनको लेके वहाँ मिस्टर बैरी नाम का एक जेलर था जब वो अंडमान में बंद थे। 30 पाउंड उनको रोज़ तेल निकालना होता था। एक दिन उन्होंने 32 पाउंड तेल निकाल दिया। बैरी आता है और उनसे पूछता है, चिढ़ाते हुए उनको, कि मिस्टर सावरकर, 2 पाउंड आपने आज ज़्यादा तेल निकाला, 50 साल में कितना होगा? 50 साल आपको जेल में रहना है, तो 50 साल में ये कितना होगा? वो कहते हैं उतना तो हो ही जाएगा जितने में पूरी जो ब्रिटिश सत्ता है वो डूब के ख़त्म हो जाए। ये जो जवाब है, और पूरे तेवर के साथ, और ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि वो वीर नहीं था, क्योंकि उन्होंने पिटिशन्स लिखे। अरे साहब, वो वकील भी थे ना, पिटिशन्स क्यों नहीं लिखते? और अपने से ज़्यादा अपने सहयोगियों के लिए, साथियों के लिए पिटिशन्स लिख रहे थे। जब लड़ना है तो हमें हर स्तर पे लड़ना है ना। बिल्कुल ठीक भाई, जब लड़ना है तो हर स्तर पे लड़ना है। आदमी नहीं थे वो इस अत्यधिक मेधा और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वो लिखने पढ़ने का भी काम कर रहे थे, और उस समय का एक फॉर्मेट था। आज भी मैं कई बार इस मामले में भी मैं अपने विद्यार्थियों को उदाहरण देता हूँ
कि यार हम लोगों के टाइम था योर्स एविडेंटली, अब तुम लोग आ गए हो हेलो सर हाय सर पे। हम लोग पैर छूते थे अपने टीचर का। हो सकता है अगली पीढ़ी जाके कहे कि कैसे लोग थे भाई पैर छूते थे। उनको ये तो हर समय का एक मानक होता है, एक प्रतिरूप होता है, उसको वो फॉलो कर रहे थे। जी सर, आज़ादी मिल जाती है और देश का बंटवारा हो जाता है। जी, आज़ादी और बंटवारा एक साथ विभाजन होता है, और कम से कम विभाजन तो किसी की कल्पना में नहीं था। विभाजन तो किसी ने नहीं सोचा था। जिन भी हज़ारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन्होंने विभाजन नहीं सोचा था। इसलिए एक बड़ी संख्या को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आज़ादी का जश्न मनाएं या विभाजन की त्रासदी को स्वीकार करे और उस त्रासद स्थिति को झेले। ये छोटी मोटी कोई त्रासदी नहीं थी विभाजन की। आज़ादी का जश्न तो था ही, आज़ादी तो हमें एक नया विहान दे ही रही थी, एक नया सवेरा दे ही रही थी। लेकिन जो विभाजन था, 12 से 15 लाख लोगों की हत्या होती है। बड़ी संख्या में लोगों की 1.5 करोड़ से, मतलब ये दुनिया के रिकॉर्डेड हिस्ट्री में शायद इस तरह की सर्वाधिक त्रासद घटनाओं में होगा कि 1.5 करोड़ लोग अपनी जगहों से विस्थापित कर दिए जाते हैं। भेड़ बकरियों की तरह से उनको खदेड़ दिया जाता है, उनको सीमा पार करके अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए विवश कर दिया जाता है। कटी फटी लाशें ट्रेनों में लद कर आती हैं, और उसकी जो त्रासदी है उसके अगर डिटेल्स में जाएं आप तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इस देश ने देखा। सर, एक छोटी सी जो त्रासदी है, विस्थापन की आपने बात कही, विस्थापित हो जाते हैं, तो फिर अभी एक विस्थापन पे एक फ़िल्म बनती है कश्मीर के विस्थापन पर। उस पे भी कई सारे लोगों का प्रश्न ये होता है या फिर उस पर सवालिया निशान लगाते हैं कि भाई साक्ष्य नहीं है, झूठी चीज़ें दिखा दी हैं, कोई कहता है कि झूठी फिल्म बना दी है, कई सारी चीज़ें होती हैं। चूँकि ये सवाल आपसे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ICHR जो संस्था है ये नेशनल लेवल पे इतिहास की सबसे बड़ी संस्था है, आप उसके निदेशक हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये कह रहे हैं कि उसमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, वो एक झूठी फिल्म है, या फिल्म होती है और फिल्म पे विश्वास ना किया जाए, या लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके ऊपर कुछ वक्तव्य दिया, मैंने सुना। आपका क्या कहना है, आप निदेशक होने के नाते? जी देखिए, मैंने वो फिल्म दुर्भाग्य से अब तक देखी नहीं है, मैं देखना ज़रूर चाहता हूँ। लेकिन फिल्मों में थोड़ी सृजनात्मकता, जिसको कहते हैं सृजनात्मक आज़ादी, ये लेने की का विषय होता है। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने डिस्क्लेमर में क्या दिया है। डॉक्यूमेंट्री और फिल्म में यही अंतर है कि उन्होंने अपने डिस्क्लेमर्स में क्या लिखा है कि पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। अगर वो पूरी तरह से, देखिए इसमें कोई भी घटना पे जब फिल्म बनती है या फिल्म बनाई जाती है तो दो स्थितियाँ हो सकती हैं। या तो डायरेक्टर कहे कि मैंने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपनी फिल्म बनाई है, उसमें कहीं कहीं मैंने सृजनात्मक स्वतंत्रता ली है, एक स्थिति ये होती है। या उसने कहे कि मैंने एक कुछ घटना का कुछ बिंदु उठाए हैं और पूरी सृजनात्मक स्वतंत्रता लेके की है। मुझे मालूम नहीं कि किस कैटेगरी की फिल्म है अभी, लेकिन अगर पहली कैटेगरी में फिल्म बनती है तो उसको हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं, जो प्राइमरी सोर्सेज के आधार पे हैं, उसके आधार पर होना चाहिए। कश्मीर में जहाँ तक विस्थापन की बात है, वो किसी से छुपा नहीं है। देखिए इस पे तो आप किसी भी जो कश्मीरी पंडित हैं, मेरी एक दिन सुशील पंडित जी हैं, टीवी चैनल्स पे बहुत आते हैं, उनसे बात हो रही थी, वो बहुत भावुक हो गए। मतलब मैं कहूँगा कि वो इस घटनाओं का जिक्र करते हुए बहुत भावुक हो गए। तो इस पे जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं, जो लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, जो फाइल्स में हैं, उसके आधार पर अगर उस घटना का डिपिक्शन किया जाता है तो उसे सच की तरह से स्वीकार करना चाहिए। उसमें अगर बहुत ज़्यादा सृजनात्मक स्वतंत्रता नहीं ली गई है तो मैं पर्टिकुलर उस फिल्म पे अभी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो मैंने सुना है वो यही कि वो बहुत बेहतरीन फिल्म बनकर निकल कर आई है, जो पूरी तरह से जो ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्थापित हैं उनके आधार पर बनी हुई फिल्म है। इस आधार पे वो निकल के आई है। यद्यपि मैंने स्वयं नहीं देखा है, इसलिए उस पर विशेष रूप से मैं कुछ आपसे बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। धीरे धीरे से उसके कुछ साक्ष्य भी आते हैं कि ये फिल्म का किरदार है, ये रियल है, ये रील है, इस तरह की भी चीज़ें कुछ मीडिया में चल रही हैं। खैर, आपने बड़ा अच्छा उस पर बताया। अभी हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शनी के लिए? मेरा दर्शकों से यही आग्रह है कि अभी 3 अप्रैल 2022 तक ये प्रदर्शनी यहाँ डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में है। आप अपने बच्चों के साथ, जो खासकर नई पीढ़ी है उसके साथ, ये द्विभाषी प्रदर्शनी हमने बनाई है, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में, उसको एक बार देखें ताकि जो
बलिदान जो आत्माहुति हमारे क्रांतिवीरों ने दिया है इस देश को आज़ाद करने के लिए, आज हम खुली हवा में आज़ाद होकर सांस ले रहे हैं। उसके पीछे जो हजारों लाखों क्रांतिवीर हैं, उनकी गाथा का एक अंश कम से कम उस अमृत का पान करके आप यहाँ से जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में उस अमृत को पीने के लिए, उसको पाने के लिए मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसको जल्दी करने का प्रयास किया, लेकिन 75 साल की कहानी बहुत जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते, उसे पूरा नहीं कर सकते। ख़त्म तो बहुत दूर का विषय होता है, उसे बयां नहीं कर सकते एक्चुअली। तो आपको अंबेडकर जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है दिल्ली में, वहाँ पर आना चाहिए, इस प्रदर्शनी को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने इतिहास को जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी ऐसी चल रही हैं कि फिल्मों के ज़रिए इतिहास को नहीं जाना जा सकता है, या जानने का प्रयास भी जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। तो अगर आपको सच में इतिहास जानना है, आपको सच में इस देश की आज़ादी के संघर्ष को जानना है, उन अनसंग वॉरियर्स के बारे में, उन हीरोज़ के बारे में जानना है, तो आप इस प्रदर्शनी को देखने एक बार ज़रूर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जोनी त्यागी, द मीडिया वाले के लिए।